तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 20 क्वेश्चन सेट इन 20 डेज का ये दूसरा वाला सेट है, दूसरा सेट है या दूसरा पार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सेट साइंस से रिलेटेड है। सभी सेट जो है साइंस से रिलेटेड है और आरआरबी के लिए है। ठीक है, आरआरबी के लिए चाहे एलपी आप मान लीजिए, आरआरबी में एलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सब के क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन को दिए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए है, आरआरबी की परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्कर्वी, जो पहला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से क्या नाम है? स्कर्वी रोग होता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कर्विक एसिड होता है। इससे कमी से स्कर्वी रोग होता है। और अगर हम बात करें तो ये जल में घुलनशील होता है। जो विटामिन सी होता है, दो प्रकार के विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, एक विटामिन सी और एक विटामिन बी। ये दोनों विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ए क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। उसके बाद डी, ई, ये सब विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्टमीन होता है। इसमें कोबाल्ट धातु की मात्रा पाई जाती है। अगर इसकी कमी की बात करें, विटामिन बी 12 की कमी की बात करें तो विटामिन बी 12 की कमी से रक्त में कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सी रक्त में कमी आ जाती है। अगर विटामिन डी की बात करें, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सिफेरॉल होता है। और इसकी कमी से बच्चों में रिक्टस और वयस्क व्यक्ति में जो होता है एस्टोमोलेशिया नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले विटामिन कुछ प्रमुख विटामिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें विटामिन अगर के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता। अगर विटामिन के की कमी होती है, विटामिन जो के की कमी होती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। और टोकोफेरॉल की कमी से जो महिला और पुरुष के जनन जो शक्ति होती है उसमें कमी होने लगती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अमोनिया का जो सृजन के काम में आने वाली गैस कौन सी है? तो अमोनिया का NH3 जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NH3 होता है। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है, इसके सृजन में जो गैस काम आती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होता है, इसके सृजन में काम आने वाली गैस है। इसमें अगर इसकी विधि की बात करें, इसमें हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। अमोनिया बनाने में हैबर विधि का, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया किस विधि द्वारा बनाई जाती है? हैबर विधि द्वारा बनाई जाती है। इसका उपयोग, अगर उपयोग की बात करें तो इसमें यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया का निर्माण होता है तथा रेफ्रिजरेटर का निर्माण होता है। इसमें क्या नाम है कि हाइड्रोजन जो होता है ये भविष्य का ईंधन होता है। ठीक है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन की मात्रा इसमें नहीं, न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं होता है। दूसरी बात अगर हम कहें कि हाइड्रोजन की जो खोज है हेनरी कैंडविच के द्वारा की गई है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ये समस्थानिक अक्सर पूछता है हाइड्रोजन के। इसमें प्रोटियम जिसे 1H1 कहते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम 1H2। ठीक है, जिसका परमाणु जो भार होता है वो बदलता रहता है, परमाणु क्रमांक में कोई अंतर नहीं आता, समान रहता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और ट्रिलियम जो होता है 1H3 होता है। ठीक है, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है दो वस्तुओं के मध्य का बल बराबर और विपरीत, यहाँ पे छूट गया, विपरीत लिख लीजिएगा, विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? अगर जो वस्तु के मध्य जो बल लग रहा है वो बराबर और अगर विपरीत लग रहा है तो बराबर और विपरीत लगने वाला जो बल होता है, एक जो क्रिया प्रतिक्रिया, जो क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है वो बराबर और विपरीत होता है, उसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। अगर गति का दूसरा नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। अगर दूसरे नियम की बात करें, इसमें एक फार्मूले का यूज करते हैं आप, F बराबर m/a, जहां पे द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इन दोनों का यह जो होता है न्यूटन का द्वितीय नियम को फॉलो करता है, द्वितीय नियम कहलाता है। और जड़त्व जहां पे लगता है न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। और तृतीय नियम होता है जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है उसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे की अगर हम बात करते हैं कि मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? देखिए, सांस लेना, हृदय की धड़कना, छींकना, ठीक है, उल्टी का होना, इस प्रकार का जो कार्य होता है वो मस्तिष्क जो होता है
ये जो पिछला पश्च मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। जो पीछे वाले मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसमें मेडुला का जो कार्य होता है, इसमें अनेक तंत्रिकाएं होती हैं जो हृदय स्पंदन, हृदय धड़कन, चाप रक्त, श्वास की गति को नियंत्रित करता है तथा उल्टी उल्टी करना, छींकना, पाचन रसों का स्राव को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, जो मस्तिष्क का पश्च भाग कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि डीएनए का एक खंड एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीन्स कहते हैं। जो डीएनए जीन्स जो होता है, पॉइंट में देखिए आप, जीन जो होता है वो डीएनए का एक भाग होता है जो प्रोटीन की जानकारी देता है। ठीक है, समझ गए पॉइंट को, कि डीएनए जो है प्रोटीन की जानकारी देता है। अगर गुणसूत्र की हम बात करें, इसमें डीएनए कई जीन के गठन करता है। डीएनए क्या करता है? कई जीन का गठन करता है। और गुणसूत्र का निर्माण जो होता है डीएनए प्लस प्रोटीन्स होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका निर्माण किससे होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन के मिलने से क्या होता है कि गुणसूत्र क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके धागे की जो संरचना होती है, जो इस प्रकार के जो धागे होते हैं, इस प्रकार के जो धागे होते हैं, इनकी जो संरचना होती है उसे क्रोमेटिन जलिका कहते हैं। क्रोमेटिन जलिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अगर प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल जो होता है वह अधिक अभिक्रियाशील होता है, किसी भी पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया कर लेता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो प्रबल होते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें तीसरे की बात करें कि अम्ल का स्वाद जो नमकीन होता है, यह आंसर गलत है कि अम्ल का स्वाद नमकीन नहीं होता बल्कि क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। संक्षारक होता है, वो प्राकृतिक क्या होता है? संक्षारक होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, संक्षारक होता है। अम्ल कैसा होता है? एक इसका स्वाद खट्टा तथा प्राकृतिक संक्षारक होता है। ठीक है। निम्न में कुछ अम्लों की अगर हम बात करें, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे पेट्रोलियम के शोधन में या बैटरी में आदि में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। दूसरा, नाइट्रिक अम्ल, इसे उर्वरक बनाने में या फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल का फूलों को संरक्षित रखने में, इसके फार्मिक अम्ल का फलों को संरक्षित करने में या संरक्षित रखने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो धातुओं को साफ करने में साइट्रिक अम्ल का तथा एस्टिक अम्ल का प्रयोग जो होता है सिरका बनाने में किया जाता है। अगर फार्मिक अम्ल लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, रसोई गैस किसका मिश्रण है? जो एलपीजी होता है, एलपीजी जो होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। पॉइंट पे चलते हैं। एलपीजी जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन, जो एलपीजी में एक गंध होती है, तीखी जो गंध होती है, वो इथाइल मरकैप्टन के मिश्रण की होती है। इथाइल मरकैप्टन जब ब्यूटेन और प्रोपेन में मिला दिया जाता है तो एक प्रकार की तीखी गंध निकलती है। ठीक है। और सीएनजी का जो मिश्रण होता है वो प्रोपेन, ब्यूटेन तथा मीथेन जो होता है, इसका मिश्रण जो होता है सीएनजी बनाता है। तीसरा, प्राकृतिक गैस जो होता है वो मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है। और बायोगैस में मीथेन की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? कौन सा अंतिम तत्व है? थोरियम जो होता है न्यूलैंड के अष्टक नियम का अंतिम तत्व माना जाता है। न्यूलैंड के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। न्यूलैंड के अनुसार अगर कहा जाए कि जो 8वें तत्व के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्न में रासायनिक यौगिक, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर नंबर सी, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, क्योंकि अमोनिया जो होता है का 70% अमोनिया का 80% उर्वरक के रूप में तथा कीटनाशक के निर्माण में या विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है? पहली चीज, जब कोई वस्तु एक पूरा चक्कर किसी कोणीय वेग मतलब कि एक पूरा चक्कर लगाकर एक स्थान से निकलती है और उसी स्थान पर पुनः वापस आ जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो अगर यहाँ पर हम बल कार्य की बात करें, पृथ्वी द्वारा एक उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर चक्कर लगाने में किया गया कार्य की बात करें तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन पढ़ा गया। अगर कोणीय के संबंध में अगर हम बात करें, कोण के संबंध में बात करें तो यह W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, जो गुरुत्व वेग
वेग और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए अगर इस फार्मूले में रखा जाए cos 90 बराबर, हम लोग पढ़े cos 90 बराबर होता है 0 और F इंटू एस cos 90, cos की जगह 0 रखने पर W बराबर क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि उपग्रह अगर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है और फिर पुनः अपनी जगह वापस आ जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान हम लोग जानते हैं, त्वरण का अनुमान पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, वर्ग प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी का 1/6 भाग क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग जो होता है वो चंद्रमा पर होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर अगला, अगर हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बात करें, ध्यान में देखिए, अगर हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बात करें, जी का मान वो 6.67 इंटू 10⁻11, इसका मात्रक याद करिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब पाने के लिए वह वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण, अगर ये अवतल दर्पण है, ध्यान रखिए क्वेश्चन है, अवतल दर्पण पर 30 फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण पर जो वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u बराबर -30 सेंटीमीटर और f बराबर जो होता है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम दर्पण के फॉर्मूले का प्रयोग करें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसमें रखने पर 1/f का मान -20 बराबर 1/v और प्लस 1/-30 रखने पर हमें प्राप्त होता है v बराबर, रखने पर हमें प्राप्त होता है v बराबर -60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगर -60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा तो वस्तु जो होगी दर्पण के सामने बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बनेगा, वह कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर पर बनेगा, मतलब कि वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर अगला, अगर हम कह सकते हैं अभ्रक क्या है? एक अभ्रक क्या है? एक धातु विद्युत का खराब चालक होता है। अभ्रक क्या होता है? विद्युत का खराब चालक होता है तथा उष्मा का अच्छा चालक होता है। एक अभ्रक क्या होता है? विद्युत का खराब चालक होता है तथा उष्मा का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव करती है, अग्नाशय क्या करता है? दोनों का स्राव करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 15 क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य किरण की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सूर्य किरण की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? वो एल्बेडोमीटर या पायरानोमीटर या पायरोलियोमीटर या उपयुक्त सभी जो है इसमें क्या है? सूर्य की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार न्यूटन के द्वारा क्या किया गया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का, ठीक है, आविष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा का कारण होता है पथरी का होना। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट ज्यादा होती है तो वो पथरी का रूप ले लेती है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4 हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है किसमें? इस्पात में, कच्चा लोहा में, पिटवा लोहा में या ढलवा लोहा में? पिटवा लोहा में होते हैं कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है, क्योंकि पिटवा लोहा एक अच्छा लोहा माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12% से लेकर 0.25% तक होती है। जबकि ढलवे लोहे की अगर बात करें तो ये इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये इसलिए इसे कठोर या भंगुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है एंजाइम किस प्रकार का पदार्थ, कैसा पदार्थ है? एंजाइम जो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, जो एंजाइम होता है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये साधारण पदार्थों को बदल देता है। ठीक है, बदलने का काम करता है। आंसर नंबर 20। ठीक है, हमने सभी क्वेश्चनों के बारे में देख लिया, 20 क्वेश्चनों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के 20 दिन तक ये क्वेश्चन चलते रहेंगे। 20 क्वेश्चन मतलब लगभग 400 क्वेश्चन के करीब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस 400 क्वेश्चन के करीब कर लेंगे। ठीक है, अब अगला वीडियो के लिए, ठीक, अगला वीडियो जल्दी आएगा। ठीक है, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।